अस्सलाम वालेकुम। कौमी आमदनी का जो पहला बाब है, उस पहले बाब में कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात का टॉपिक 6 तसव्वुरात इसमें से पहले 2 तसव्वुरात आप सब समझ चुके हैं। तीसरा तसव्वुर है खालिस कौमी पैदावार, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये आपको सफ़ा नंबर 4 पर भी नज़र आ रहा है। NNP का मतलब इसके इंग्लिश में जो लफ्ज़ है नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसकी ही एब्रीवेशन मुख़फ़्फ़ लिखा हुआ है, खालिस कौमी पैदावार। खालिस और इससे पीछे जो आपने पढ़ा है वो था खाम कौमी पैदावार। अब इसमें सिर्फ इस एक लफ्ज़, पहले लफ्ज़ का फ़र्क है, खाम और खालिस। खाम का मतलब है जिसमें शिकस्त और रीख के अखराजात शामिल होते हैं, और खालिस हम ऐसे इस्तिलाह को कहते हैं जिसमें शिकस्त और रीख के अखराजात शामिल नहीं होते। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप चाय जब भी बनाती हैं तो चाय बनाने के बाद अगर चाय को वैसे ही बग़ैर छाननी किए कप में उंडेल कर किसी को दे दें पीने के लिए, तो उसमें थोड़ी बहुत पत्ती या ज़रा जो भी आपने शामिल किया होगा वो नज़र आ रहा होगा। अगर आप छाननी से छान कर चाय कप में डालते हैं तो क्या होगा, वो पत्ती के कुछ ज़रात वगैरह वो नज़र नहीं आएंगे, वो खालिस हो जाएगा। यानी जो भी टूटा फूटा माल या बचा खुचा माल रह जाता है वो खाम में तो शामिल होता है लेकिन खालिस में शामिल नहीं होता। खालिस में खालिसन बिल्कुल प्योर अशिया शामिल हैं जिसमें से हर किस्म के अखराजात माइनस करके आप बता रहे होते हैं। तो खालिस कौमी पैदावार से मुराद वो कौमी पैदावार है जब सरमाए की फरसूदगी या शिकस्त और रीख के अखराजात भी उसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि ये अखराजात किसी एक कारोबार में या किसी एक मुल्क के लिहाज से या किसी एक शय की पैदावार में या किसी खिदमत की पैदावार में होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो इनको जब नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये खाम कौमी पैदावार बनता है, और अगर इन्हें अहम समझ कर इनके अखराजात को निकाल दिया जाए तो फिर जो आपके पास शय बाकी बचेगी वो कहलाएगी खालिस। खाम कौमी पैदावार यानी GNP, उसमें से आप सरमाए की फरसूदगी के अखराजात निकाल दें तो आपके पास बाकी बचता है खालिस कौमी पैदावार, और ये आपको फार्मूला में भी नज़र आ रहा है। NNP इज़ इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। डेप्रिसिएशन अलाउंसेस ये शिकस्त और रीख के अखराजात को ही कहा जाता है। अब इसकी तफसील भी दी गई है निचले पैराग्राफ में, वो आपको समझ आ जाएगी आसानी से कि सरमाए की फरसूदगी का मतलब मशीन को जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो मशीन कुछ अरसे के बाद फरसूदा होना शुरू हो जाती है, यानी थोड़ी पुरानी होना शुरू हो जाती है, तो उसके टूट फूट के अखराजात जो उसके मुरम्मत करने में भी आपको कभी तेल डालना पड़ता है, फिर तेल भी पैसों का ही आता है ना, तो कुछ खर्च करके आता है। इस तरह के जो थोड़े बहुत अखराजात होते हैं आपके, उस एक काम को चालू रखने के लिए, उसे अशिया व खिदमत पैदा करने के लिए वो जो आप अखराजात बर्दाश्त करते हैं वो अगर आप निकाल दें तो फिर आपके पास खालिस बचता है। तो वही इस मुकम्मल पैराग्राफ में बताया गया है। जब किसी मुल्क में अशिया सरमाया इस्तेमाल में आती हैं तो उनमें टूट फूट भी होती है और पुरानी व फरसूदा होने की वजह से उनकी कदर व कीमत कम हो जाती है। तो यही फरसूदगी के अखराजात हैं जो कि कौमी आमदनी में कमी का सबब बनते हैं। यानी खाम कौमी पैदावार कम होकर थोड़ी रह जाएगी क्योंकि अब वो खालिस आपने निकाली है, पहले तो उसमें अखराजात शामिल थे, अब आपने अखराजात शामिल नहीं किए तो वो खालिस कौमी पैदावार रह जाएगी। तो आगे मिसाल भी दी गई है मशीन की, ये वही मिसाल है जो मैंने आपको समझाई। अब इसे अगला तसव्वुर है चौथा कौमी आमदनी का। कौमी आमदनी को नेशनल इनकम कहते हैं, NI इसलिए लिखा गया है नेशनल इनकम की वजह से। कौमी आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो किसी भी मुल्क के तमाम अमलीन पैदाइश के मुआवज़ों का मजमू। तो अब यहाँ गौर करें, ये वही तारीफ़ है जो गार्डनर एकले की सबसे पहले अपने कौमी आमदनी की तारीफ़ याद की कि तमाम अफराद की आमदनियों का मजमू। और अफराद क्या हैं? अफराद में से कोई मेहनत करता है तो उसे उजरत मिलती है, कुछ अफराद अपनी ज़मीन दे देते हैं तो उन्हें अपनी ज़मीन पर लगान मिलता है, कुछ अफराद अपना सरमाया देते हैं कारोबार करने के लिए तो उन्हें सरमाए पर सूद मिलता है, और कुछ तंजीम का काम कर रहे होते हैं, बतौर नाजिम काम करते हैं तो उन्हें मुनाफा मिलता है। तो आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों का मतलब क्या है? तमाम अफराद की आमदनियों का मजमुआ।
अब अमलीन पैदाइश के मुआवजे, चूँकि 4 बुनियादी अमलीन पैदाइश आपने पढ़े हैं, तो चारों का ही मुआवजा लगान, उजरत और सूद, मुनाफा, इन चारों को जमा किया जाए तो कौमी आमदनी बन जाता है। अब आप सबके जहन में ये सवाल होगा कि इससे पहले तो हम फार्मूला के ज़रिए से ही आमदनी निकालते रहे हैं, तो अब ये कौमी आमदनी को कैसे मालूम करेंगे? तो कौमी आमदनी की ये तारीफ़ तो आपने एज इट इज़ ही याद करनी है कि ये किसी भी मुल्क के तमाम अमलीन पैदाइश के मुआवज़ों का मजमूआ होती है, मसलन लगान, उजरत, सूद और मुनाफा। इससे आगे अब आपको 2 बातें बताई गई हैं इससे अगले सफ़े पर देखें, ऊपर ही कौमी आमदनी का फार्मूला लिखा गया। कौमी आमदनी बराबर है खालिस कौमी पैदावार जमा आने मनफी बिलवास्ता टैक्स, यानी नेशनल इनकम आपको तब मालूम होती है अगर आप नेट नेशनल प्रोडक्ट खालिस कौमी पैदावार में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल दें और सब्सिडीज़ आनों को जमा कर दें। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? ये वो टैक्सेस हैं जो बराह रास्त आवाम पर हुकूमत ने नहीं लगाए, लेकिन इस पर फिर भी लग जाता है और यह अदा करती है। अब पहली मिसाल नंबर 1 जो कौमी आमदनी के हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है वो यही लिखा है कि एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स की किस्म है। तो ये टैक्स किन पर लगाती है हुकूमत? कारखानों पर लगाती है, और कारखाने वाले जो हज़रात हैं आजरीन, वो क्या करते हैं, वो यही टैक्स की कुछ कीमत उस शय की कीमत में शामिल करके सार्फिन से वसूल कर लेते हैं। वही पंखे की कीमत अगर 800 रुपये है, लेकिन फ़ी पंखे पर हुकूमत ने उसके लिए टैक्स लगाया कि अगर आपने एक पंखा बना कर उस कंपनी ने बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया है तो हुकूमत उस पर कंपनी से 100 रुपये लेगी टैक्स। तो उस कंपनी ने क्या किया, उस कीमत जो पहले 800 रुपये में बेचती थी उसी में मज़ीद इजाफा कर दिया 100 रुपये का। क्यों किया? क्योंकि जितना हुकूमत ने टैक्स लगाया है उस कंपनी पर उतना ही इसने आगे कीमत में शामिल कर दी। तो वो कीमत में शामिल करके अब क्या बना, 900 रुपये बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर लगाया गया है, बिलवास्ता टैक्स, ये असल में तो पैदावार का हिस्सा नहीं है। ये जो फालतू 100 रुपये है ये तो सिर्फ रुपये पैसे का ही धोखा है जो आपको ज़्यादा करके जाहिर किया गया है। तो कीमत के लिहाज से जो पहले आप कौमी आमदनी की पैमाइश करते रहे थे वो अब तरीका फिर गलत हो जाएगा। लेकिन उस तरीके को हम गलती से बचाने के लिए क्या करते हैं, ये जो बिलवास्ता टैक्स है इसे मनफी कर देते हैं, यानी मिन्हा का मतलब है निकाल देते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है वो आपको सब्सिडीज़ यानी आने का मतलब समझाया गया है कि बाज़ों का तमाम कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकती तो हुकूमत वो खुद से चीज़ की थोड़ी सी कीमत अदा कर देती है उन कंपनी वालों को, और उन्हें कहती है अब आप इस शय की कीमत असल कीमत से कम करके लोगों को बेचें ताकि लोग आसानी से ख़रीद सकें। अब जैसे किसान और खाद की मिसाल भी दी गई है। अब ये क्या है, ये चूँकि हुकूमत ने सहूलत मुहैया की है लोगों को, तो ये हमारी इस कौमी आमदनी में शामिल हो जाएगी। क्योंकि जब हुकूमत ने सहूलत दी है तो इस सहूलत की वजह से लोग मज़ीद काम करेंगे और मज़ीद अशिया पैदा होंगी। तो इस सहूलत की वजह से मज़ीद अशिया पैदा होती हैं, आज मज़ीद खिदमात पैदा होती हैं। अशिया और खिदमात की पैदावार में इजाफ़ा होने की वजह से फिर कौमी आमदनी में भी इजाफ़ा होगा। इसलिए ये जो सब्सिडीज़ हैं ये इसमें जमा कर दी जाती हैं तो आपको कौमी आमदनी हासिल होगी। ये 2 तसव्वुरात जो हैं खालिस कौमी पैदावार और कौमी आमदनी, ये आपने अच्छे से पढ़ना है और इसके फार्मूला को भी याद करना है।